हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑन इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन electrolytic solution on its molar conductivity। ओके, मीन्स किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी पे उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम वाटर फिलअप करेंगे। ठीक है, हमने इसमें वाटर फिलअप कर दिया। ओके, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। और ये एक्वस सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ओके, एंड इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट क्या है, इसमें वाटर है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्यूट है। यहां तक क्लियर। चलिए, फिर देखो, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल सी या फिर स्मॉल सी बोल सकते हो, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ वॉल्यूम है जिसमें सोडियम क्लोराइड के कुछ ना कुछ मोल्स डिसॉल्व है। तो इस तरह से हम इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब देखो, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी भी कुछ ना कुछ होगी। मोलर कंडक्टिविटी, और उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली, और उसको हम फिलहाल तो लैम्डा से या फिर लैम्डा एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो देखो, हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज करेंगे, बाय एडिंग एक्स्ट्रा सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम इसमें और सॉल्वेंट मिलाएंगे जिससे इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। ठीक है, तो देखो, ऑन एडिंग सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, तो बताओ, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करने पर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करके अल्टीमेटली सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को चेंज नहीं कर रहे। तो सॉल्यूट का मोल्स तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो रहा है, और वो चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑन एडिंग सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। ठीक है, अब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर, मींस उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको हम आगे चल के और समझेंगे। अभी तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ठीक है, इट इज ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन
मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम इंक्रीजेस। क्लियर है सभी को? चलिए तो फिलहाल इतना लिखो, फिर हम इसको और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो अभी डिस्कस किया हमने कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और ऐसा क्यों होता है ये हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब देखो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी होगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट इज स्मॉल के। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर, में सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? तो सोचो इसको। तो इसको आप लोग तब सोच पाओगे जब आप लोगों को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मीनिंग पता हो। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मीन्स एक यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस होते हैं उन आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होती है, कंडक्टिंग पावर, तो उसे क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाता है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सॉल्यूशन, मींस एक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें प्रेजेंट है 10 आयंस। उतने वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम में 10 आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आयंस उतने के उतने ही है, 10 आयंस। तो अब 2 सेंटीमीटर वॉल्यूम में कितने आयंस हैं? 10 आयंस हैं। बट कंडक्टिविटी मींस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितने वॉल्यूम के लिए डिफाइन होगी? यूनिट वॉल्यूम के लिए, मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन होगी। तो अभी फिलहाल इस सिचुएशन में जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तो उस सिचुएशन में 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 आयंस है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने होंगे? तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? 5 आयंस हो जाएंगे। इट मींस number of ions per unit volume gets decreases on diluting the solution. It means value of specific conductivity gets decreased on diluting the solution. Means solution को dilute करने पर, means concentration कम करने पर specific conductivity क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी जाता है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर। ओके, यहां पर ऑन डाइल्यूटिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्लाइटली डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लो। फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ओके। अब देखो लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड इसकी वैल्यू मान लो 0.1 कैपिटल है। क्लियर है तक? अब देखो इस कॉन्सेंट्रेशन पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी भी होगी। मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लेट्स सपोज वो वैल्यू है 120। ठीक है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी 120 है। ठीक है, चलो फिर देखो हमने डिस्कस किया
सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो देखो हम कंटिन्यूअसली कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जा रहे हैं, मीन्स सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ओके, तो उससे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। लेट्स सपोज वो बढ़कर हो गई 121, फिर डाइल्यूट किया हमने सॉल्यूशन को, कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो फिर वैल्यू इंक्रीज होकर 122 हो गई, फिर डिक्रीज किया कॉन्सेंट्रेशन, वैल्यू हो गई 123 मोलर कंडक्टिविटी की, फिर कॉन्सेंट्रेशन कम किया, फिर लैम्डा एम इंक्रीज हुआ 124। ओके, अब देखो, अब फर्दर जब हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो फिर वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी की। तो यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाएं लेकिन मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू उतनी ही मेंटेन्ड है। ठीक है, तो लैम्डा एम इंक्रीज होकर फाइनली कितना हो गया 124, और ये 124 इस लैम्डा की मींस मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव की 124, तो ये है लैम्डा एम मैक्स, दैट इज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, और उसे कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लैम्डा एम मैक्स को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो, जब हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे मींस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे थे, फिर एक ऐसी सिचुएशन आई जिस सिचुएशन में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, मींस ये सॉल्यूशन क्या हो चुका है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो चुका है। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट, मींस बहुत 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 ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है कि फर्दर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है। क्लियर यहां तक? चलिए, तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट कंडीशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड होती है उसे कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसी को हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो ये है इसका सिंबल, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसको आप लोग बुक्स वगैरह में ऐसा देखोगे, दैट इज ये उल्टा भी और ऊपर में नॉट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां तक समझ में आया सभी को? एक बार और देख लो कि जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना स्टार्ट किया तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था और साथ ही साथ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। फिर एक ऐसा डाइल्यूशन आया, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन आया जिस कॉन्सेंट्रेशन के बाद मोलर कंडक्टिविटी फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही है, मींस मोलर कंडक्टिविटी ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है इनफाइनाइटली डाइल्यूट कंडीशन। ओके, और इस इनफाइनाइटली डाइल्यूट कंडीशन पे हम बोलेंगे कि C दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो है ना, कॉन्सेंट्रेशन जीरो तो हो नहीं सकता, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। तो कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो मींस इनफाइनाइटली डाइल्यूट कंडीशन, एंड इनफाइनाइटली डाइल्यूट कंडीशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड होती है उसे कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो कितना नोट कर लो। यहां तक नोट कर लिए। अब देखो, एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है बिटवीन ग्राफ
between lambda m and concentration of solution। ठीक है, तो ग्राफ कैसा है देखो, ये यहां पे y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस में दिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी और x एक्सिस में लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए अब देखो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर करके लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसको फिर ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे, तो ग्राफ राइट से लेफ्ट जाएगा। ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट। तो इनिशियली मान लो कोई एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम वो स्टार्टिंग में किसका कर रहे हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ में हमें ये मिलता है कि लैम्डा एम की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर। ये देखो, तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी, फिर कुछ कम कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ये देखो, यहां पे अगर बात करें, ये देखो लेट्स सपोज इस कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, फिर थोड़े कम कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, फिर और कम कॉन्सेंट्रेशन पे वैल्यू और ज्यादा है। ठीक है, तो लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर। और इंक्रीज कैसे हो रहा है, तो इसको हम अगर जोड़ें, इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ओके। तो जो ग्राफ हमें मिलता है वो स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इस ग्राफ की जो इक्वेशन होती है इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसे कहा जाता है लेबाय हगल ऑनसैगर इक्वेशन। ठीक है, तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं, लेबाय हगल ऑनसैगर इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या होती है उसको देखो, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस कैपिटल बी अंडर रूट सी। ओके, ये है इक्वेशन, जिसे कहा जाता है लेबाय हगल ऑनसैगर इक्वेशन। क्लियर यहां तक? तो लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, बी क्या है यहां पर, तो बी ये है कांस्टेंट। ठीक है, बी यहां पर कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन चार्ज ऑन आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का चार्ज क्या है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट चार्ज होगा, तो बी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ठीक है, फिर सी तो पता ही हमें, सी रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन और उसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है। तो ये इक्वेशन लेबाय हगल इक्वेशन, ऑनसैगर इक्वेशन, और वो इक्वेशन इस ग्राफ को प्लॉट करने पर मिलती है। ठीक है, और किसके लिए डिफाइंड होती है,
डिफाइंड फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? फिर देखो, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ कैसा मिलता है उसको देखो। तो यहां पे जब हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, जिस कॉन्सेंट्रेशन पे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन की थी, उस कॉन्सेंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हमें कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि उस कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेट्स सपोज इनिशियली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी है। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर बहुत ही कम अमाउंट में इंक्रीमेंट होता है लैम्डा एम की वैल्यू में, और ये कुछ इस टाइप का पॉइंट मिलता है। ये सब फिर जब कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा कम हो जाता है, मीन सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने लगता है, तो फिर लैम्डा एम की वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज होती है। ठीक है? इनको हम अगर कनेक्ट करेंगे इन पॉइंट्स को, तो कनेक्ट करने पर ये इस टाइप का ग्राफ मिलता है। ओके, और ये ग्राफ किसके लिए है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस टाइप का कुछ कर्व मिलता है, जिसकी कोई वेल डिफाइंड इक्वेशन नहीं होती, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलता है। ठीक है? तो ये ऊपर जाएगा और पता नहीं कब जाके वाई से कनेक्ट होगा, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं बता सकते ग्राफ के थ्रू। ठीक है? बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब ये राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, तो अगर इसको आगे बढ़ाओगे आप लोग, तो इसको आगे बढ़ाने पर ये स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करेगा, और इस पॉइंट पे जाके मीट करेगा। इस वाई एक्सिस में इस पॉइंट को कट करेगा। तो इस वाई एक्सिस पे जो मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड होगी वो क्या कहलाएगी? लैम्डा एम इनफाइनाइट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। वो आप लोग इक्वेशन से भी देख सकते हो कि जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम अगर जीरो पुट करेंगे, तो फाइनली मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? लैम्डा एम इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है? और देखो ना, ये इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लैम्डा एम दैट इज वाई इक्वल्स टू लैम्डा इंफिनिटी दैट इज सी इंटरसेक्ट, है ना, फिर माइनस ये स्लोप, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप एम, और अंडर रूट सी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, दैट इज स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और ये बात ध्यान रखना कि जो b है जो कांस्टेंट होता है, जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होता है, और डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के चार्ज पे डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम ग्राफ के थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लैम्डा एम इनफाइनाइट मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? फिर से सुनो कि हम ग्राफ के थ्रू किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ग्राफ के थ्रू हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये ग्राफ कहां जाके मीट करेगा वाई से, वो उसका कोई अता पता नहीं है। समझ गए यहां तक? चलिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन किसके थ्रू पता लगाया जा सकता है? ग्राफ के थ्रू पता लगाया जा सकता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ के थ्रू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पता नहीं लगा सकते। ठीक है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन किससे पता लगाई जाती है? तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कोलरॉश लॉ, तो उसकी हेल्प से हम पता लगाएंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या होती है। ठीक है? तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो। ओके,
नोट कर लिया यहाँ पर। तो देखो फाइनली हमने क्या पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन को कम करने पर मीन्स सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर, मींस कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर। मींस हम ग्राफ में राइट से लेफ्ट मूव करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर मींस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है, तो उसका रीजन देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का इंक्रीमेंट क्यों होता है जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। तो इसको आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो। हमने क्लास 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अल्फा किस तरीके से डिफाइन होता है, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन सी, वेयर के रिप्रेजेंट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सी रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे ये तो क्या है, कांस्टेंट है, के यहाँ पे कांस्टेंट है एंड हम सी को कैसे लिख सकते हैं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स सपोज n की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 1 है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर। अब के तो कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली अल्फा प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो देखो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज अल्फा इंक्रीज, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रही है। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्दर आयंस बना रहा है, मींस उसके जो आयंस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसका इनिशियली अल्फा है 20%, लेट्स सपोज, है ना। तो 20% का मतलब 100 में से 20 मॉलिक्यूल टूटे हुए हैं। ठीक है, तो 20 टूटे हुए मॉलिक्यूल से हमें A प्लस आयन और B माइनस आयन मिलेंगे। अब अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे तो अल्फा इंक्रीज होगा, तो अल्फा इंक्रीज होकर मान लो 30% हो गया। 30% हो गया, इट मींस इस सिचुएशन में 100 में से 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो उन मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे A प्लस और B माइनस आयन। तो इट मींस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहा है। अब अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट के, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंडक्टिविटी है, मींस मोलर कंडक्टिविटी है, वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी अल्टीमेटली किनके कारण है, आयंस के कारण है। तो आयंस के इंक्रीमेंट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमने अभी क्या समझा कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर, मींस कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और अल्फा डिफाइंड होता है अंडर रूट k/c, वेयर k रिप्रेजेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड c रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो फाइनली हम इसको रीअरेंज करके
एक लॉ बनाते हैं और इस लॉ का नाम क्या होता है? इस लॉ को बोलते हैं पोस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ये हमने क्लास 11 पे पढ़ा है कि सॉल्यूशन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर मींस वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर अल्फा इंक्रीज होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अल्फा इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है अंदर? चलो तो हम लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूटिंग the weak electrolytic solution its degree of dissociation alpha represent कर रहा हूं यहां पे increases and therefore number of ions increases and so on, therefore lambda m increases. ओके, तो ये हो जाएगा रीजन इसका कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंक्रीज क्यों होता है, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने में। ठीक है, जिसको आप लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए फिर अब देखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रीजन दिया जाता है कि लैम्डा m इंक्रीज होता है सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर। ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो पहले से ही 100% डिसोसिएटेड है, एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज पहले इतना वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, अब इस सॉल्यूशन में A प्लस आयन और B माइनस आयन, A प्लस आयन एंड B माइनस आयन, वेरियस A प्लस आयन और वेरियस B माइनस आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में A प्लस आयन और B माइनस आयन के बीच में डिस्टेंस है वो कम हुआ। अब अगर अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा। अब अगर अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वो उतनी स्पीडली मूव नहीं कर पाएंगे जितनी स्पीडली वो मूव अकेले कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि आयन जितनी स्पीडली मूव करेंगे उनकी कंडक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, आयंस की स्पीड कम हो जाएगी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन। अब अगर स्पीड कम होगी तो उनकी कंडक्टिविटी इनिशियली कम होगी। ठीक है, बट अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें मींस इसमें और एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलाएं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो लेट्स सपोज वॉल्यूम इंक्रीज होकर इतना हो गया और आयंस उतने के उतने ही हैं। तो अब क्या हुआ, इन आयंस को काफी स्पेस मिल गया, मींस इन आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। ओके, तो अगर आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर तो उन आयंस के बीच में जो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन था वो डिक्रीज होगा। अब अगर इंटर आयोनिक इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उन आयंस की स्पीड इंक्रीज होगी। अब अगर आयंस की स्पीड इंक्रीज होगी तो उनकी कंडक्टिंग पावर भी इंक्रीज होगी, मींस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है जिसकी वजह से इंटर आयोनिक इंटरेक्शन घटता है। इंटर आयोनिक इंटरेक्शन घटने की वजह से आयंस की स्पीड बढ़ती है और आयंस की स्पीड बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीजिंग वॉल्यूम due to
डिक्रीज इन इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। क्लियर? तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, एंड यहां पर अगर हम लैम्डा एन इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट लगाएं तो भी लगा सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाए तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होते होते इतना इंक्रीज हो जाएगा कि जो आयंस हैं उन आयंस अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, उन अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में इंटर आयोनिक इंटरेक्शन बचेगा ही नहीं। ठीक है? तो ये पॉजिटिव आयन बिंदास घूमेंगे अपनी मर्जी से और नेगेटिव आयन अपनी मर्जी से घूमेंगे। ठीक है? मींस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन वो खत्म हो जाएगा। कब? एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। अब जब उनके बीच में इंटरेक्शन खत्म हुआ तो जितनी मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। ठीक है? अब उसके बाद जो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम होना था वो कम हो चुका है। समझ गए? तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर जितना इंटर आयोनिक इंटरेक्शन कम होना था वो कम हो चुका है। अब उसके बाद कोई इंटर आयोनिक इंटरेक्शन नहीं लग रहा, तो इस वजह से जितनी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। मींस वो अपनी फाइनल मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुकी है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। ठीक है? और उसके बाद फर्दर कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में, क्योंकि उसके बाद तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इंटर आयोनिक इंटरेक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है? चलो इतना नोट करो। ओके, ओके, नोट कर लिए? तो आज हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोलरॉश लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए